बीते कुछ सालों में देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई उसमें ऑनलाइन शिक्षा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और ऑनलाइन शिक्षा का जो एक नया ऑप्शन मिला है उसमें कई नई कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने बहुत बड़ा कारोबार किया इस दौरान, इस का फायदा भी उठाया और लोगों तक इस शिक्षा को पहुंचाकर लोगों को भी इसका फायदा दिया। जिन बड़ी कंपनियों ने अपना नाम बनाया, करोड़ों अरबों रुपए बनाए और एक तरह से अपने आप को स्थापित किया, उनमें एक कंपनी है बायजूस। लेकिन यह कंपनी अब संकट में है। संकट में क्यों है, क्यों इसका बुलबुला फटने की बात कही जा रही है, ऐसा क्या बायजूस के साथ पिछले कुछ साल में हो गया, खासतौर पर पिछले एक साल में, यही बताने का मकसद हमारा आज का ये कार्यक्रम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किन संकटों से बायजूस बीते कुछ समय में गुजर रही है। जैसे अगर देखें तो बायजूस में लगातार छंटनियां हो रही हैं। उसकी एक कंपनी, एक फर्म है टॉपर, एक व्हाइट हैट जूनियर है। इसमें 500 छंटनियां की गई जून 2022 में। सितंबर 2022 में वित्त वर्ष 2021 का घाटा 3 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ रुपए हो गया। अक्टूबर 2022 आते आते बायजूस के स्टाफ में 5% की छंटनी की गई। 2,500 कर्मचारी बायजूस ने निकाले। बड़ी खबर ये बनी। अक्टूबर 2022 में $25 करोड़ की ताज़ा फंडिंग जुटाई बायजूस ने, फिर कोशिश की अपने आप को बनाए रखने की। नवंबर 2022 में उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी अब उससे मुंह मोड़ने लगे। एक शेयर होल्डर ने उसकी वैल्यूएशन 1/3 घटा दी। नवंबर 2022 में वैल्यूएशन $22 अरब से घटाकर $5.97 अरब की, यानी करीब $6 अरब के आसपास कर दी। दिसंबर 2022 में बायजूस पर लोन की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा। बायजूस को उसके बाद $1.2 अरब कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने का आदेश दिया गया। अप्रैल 2023 यानी इस साल एक और निवेशक ब्लैक रॉक, उसने वैल्यूएशन घटाकर $11.3 अरब कर दिया, यानी वैल्यूएशन आधी रह गई। वैल्यूएशन लगातार बायजूस की घटती रही। अप्रैल 2023 में 16 महीने से खाली पड़े सीएफओ के पद पर आखिरकार बायजूस ने नियुक्ति की, लेकिन इससे कुछ खास हुआ नहीं। उसी महीने ईडी ने फेमा के उल्लंघन के आरोप में सर्च मारे बायजूस के ठिकानों पर। ईडी को सर्च के दौरान कई ऐसे डेटा मिले जिससे उल्लंघन का उसे शक होता है, लगता है कि फेमा का उल्लंघन किया है ईडी ने, बायजूस ने। ईडी को इस तरह के आंकड़े मिले, इस तरह के दस्तावेज मिले। ईडी के जो संस्थापक हैं बायजू रविंद्रन, जिन्हें एक समय बहुत बड़ा उद्योगपति, एक तरह से स्टार्टअप में बहुत बड़ा आदमी माना जाने लगा था, उन्हें समन दिए गए, लेकिन उस समन के बावजूद हाजिर नहीं हुए। मई 2023 में अमेरिका में $1.2 अरब के कर्ज पर कानूनी लड़ाई शुरू हुई बायजूस की। बायजूस ने किश्त नहीं चुकाई, कर्जदाताओं पर केस कर दिया। जून 2023 में बायजूस ने आकाश का, जो उसने एक कंपनी, टेक कंपनी खरीदी थी, उसके आईपीओ का ऐलान किया। जून 2023 में एक साल में दूसरी बार बायजूस को छंटनी करनी पड़ी। 1,000 कर्मचारी निकाले गए। और फिर इसके बाद एक ऑडिटर डेलॉइट, उसने छोड़ दिया बायजूस को। कहा कि वित्तीय स्टेटमेंट में जो है बड़ी लंबी देरी हो रही है वित्तीय स्टेटमेंट मिलने में, इसलिए ऑडिटर हट गया। जून 2023 में बोर्ड से 3 अहम सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया। बायजूस के मैनेजमेंट से मतभेद के आधार पर यह इस्तीफा दिया। तो ये बायजूस का संकट है जो हमने मोटे तौर पर आपको बताया। और बायजूस, जिस पर काफ़ी यकीन हो चला था हिंदुस्तान में लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो इससे काफ़ी परेशान भी हुए। और अब ये भी परेशान है कि लोगों ने पैसा दे दिया है, उनको लगता है कि कहीं इससे उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े। तो इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ के गणेश हैं, जो एक उद्यमी हैं। हमारे साथ दीपक जॉयस हैं, जो फाउंडर हैं जॉयस लॉ के। इसके अलावा हमारे साथ 2 अभिभावक हैं। प्रियंका कुमारी हमारे साथ हैं, एक और अभिभावक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं के गणेश, जो उद्यमी हैं, कि आखिर बायजूस के साथ ऐसा क्या घटा कि बायजूस, जो एक समय एक चमकता सितारा बनी, अचानक वो इस तरह से जमीन पर आती गिरती दिख रही है। देखिए, ये तो काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि बायजू सबसे ज्यादा वैल्यूड स्टार्टअप थी इंडिया से, इवन ग्लोबल लेवल में भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मेरे हिसाब से। इसके 4 कारण हैं, जरा 4 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो फंडामेंटल आपका बिजनेस मॉडल का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बायजू आप देखेंगे एक तरह से तो एजुकेशन सर्विसेज कंपनी है, बट एक्चुअली क्या था इनका बिजनेस मॉडल, कि वो टैबलेट हार्डवेयर बेचते थे कुछ कंटेंट के साथ। सो प्राइमरली 75% और 80%, 80% इनका हार्डवेयर का बिजनेस था।
हम सब जानते हैं हार्डवेयर का बिजनेस बहुत ही कठिन बिजनेस है, लो मार्जिन बिजनेस है। वैसे बिजनेस में पैसा बनाना, वैल्यूएशन अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो एक वो बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कुछ एक्विजिशन जो उन्होंने किए हैं, जैसे व्हाइट हैट जूनियर है, जैसे टॉपर है, उनके फंडामेंटल इकोनॉमिक्स जो बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं वो खराब थे। उसमें जो प्रॉफिट था ही नहीं और लॉसेस ही लॉसेस हैं शुरू से आज तक। तो फंडामेंटली बिजनेस मॉडल का एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है आपके गवर्नेंस का। जैसे आपने बताया, इतनी बड़ी कंपनी ऑडिट में डिले कर ही नहीं सकती, क्योंकि पता है आज सबको क्या डेडलाइन है ऑडिट खत्म करने का। अच्छे ऑडिटर लगाने चाहिए, टॉप फीस देके डिले नहीं होता। ये बहुत डिले, पिछले साल का भी डिले हुआ, इस साल का भी डिले हुआ है, अभी टॉप ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है। ये सब पुअर गवर्नेंस की तरह करता है। थर्ड चीज है पूरी रेपुटेशन की। जैसे सुना होगा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, रिफंड नहीं मिल रहा है, क्लासेस नहीं हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम। और फोर्थ प्रॉब्लम है सारे एडटेक का मार्केट की प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा था जब पैंडेमिक था तो स्कूल्स बंद थे, स्टूडेंट्स सभी ऑनलाइन में ही सीखते थे, इसलिए बहुत ऑनलाइन का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चला। इन्होंने ज्यादा एम्प्लॉयज हायर किए, इन्वेस्टमेंट्स उठाई, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा था। लेकिन जब पैंडेमिक बंद हो गया तो सारे फिजिकल क्लासेस जाने लगे। तो इसमें सारा एडटेक, सिर्फ बाइजू नहीं, सारा एडटेक कंपनीज, ऑल एजुकेशन कंपनीज में बहुत फर्क पड़ा है। तो ये मार्केट है। तो ये चारों चीजें, बिजनेस मॉडल का प्रॉब्लम, गवर्निंग इश्यूज का प्रॉब्लम, थोड़ा रेपुटेशन का प्रॉब्लम और मार्केट इश्यूज का प्रॉब्लम, ये चारों मिला के उनको प्रॉब्लम किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनका जो एक एक्विजिशन था आकाश, वो फिजिकल सेंटर, ट्यूशन सेंटर है, वो बहुत अच्छा एक्विजिशन साबित हुआ है। उसके कंधे पे आके ये आज के दिन में भी ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और जो जहां बात की छटनी की या ले ऑफ्स की, वो हर कंपनियों में हो रही है। ऑब्वियसली जो अगर आप एम्प्लॉय हैं जो अफेक्टेड हैं, जिनको ले ऑफ कर दिया गया, उसको तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो माहौल, एनवायरमेंट का सिचुएशन है। मैं इनको नहीं दोषी ठहरा था। तो वैल्यूएशन की जहां बात होती है, वो भी कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर ने अपने बुक में वैल्यूएशन मार्क डाउन किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2-3 चीजें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी चारों प्रॉब्लम को फिक्स करके, ऑडिट खत्म करके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्ड पे लाके, आकाश कंपनी के माध्यम से बायजूस एक तरह से अपने आप को वापस ला सकता है इस पूरे खेल में, ये आपका कहना है, अगर इन सब चीज़ों को वो एक बार एड्रेस कर लें। हमारे साथ दीपक जॉयस भी हैं। दीपक जी, क्या आपको ये भी लगता है कि बायजूस ने जो एक तरह से शुरुआती बढ़त हासिल की, बाद में मैदान में जो और नए प्लेयर आए ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में, उनके आने से भी बायजूस की जो पूरी कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा गई, ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, जैसे गणेश जी बोला, ये पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में एडटेक को काफी बूस्ट मिला था, और वैल्यूएशंस भी काफी तेज आगे बढ़ा था। और नेचुरली उसका रिजल्ट ये भी हुआ कि कॉम्पिटिटिव ज्यादा बन गया। लेकिन मेरे हिसाब से बायजूस के उतना स्केल में एडटेक बिजनेस शायद कोई और नहीं कर पाया है। तो इफ यू रियली आस्क मी, उतना कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स ज्यादा उनको इफेक्ट शायद नहीं किए हैं। जो इफेक्ट किए हैं, मेरे बिलीफ ये है कि सबसे ज्यादा इस कंपनी में और काफी सारा कंपनीज में इफेक्ट जो हुआ है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का, जो इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गया और उसके कारण लिक्विडिटी काफी टाइट हो गया। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, वी ऑल नो ये यूक्रेन वॉर के कारण और भी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा, ऑल ऑफ विच रिजल्टेड इन जितना कैपिटल इस इंडस्ट्री में चाहिए था, वो कैपिटल का फ्लो काफी स्लो हो गया। एंड जब कैपिटल का फ्लो स्लो हो गया,
इन्वेस्टर्स और सारा इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम फोकस करने लगा प्रॉफिट्स के ऊपर, जो 2 साल पहले उतना बड़ा फोकस में नहीं था। द थिंकिंग वाज दैट और कैपिटल लगा लो, बिजनेस को बढ़ाओ और ज्यादा टाइम में प्रॉफिट कमाओ। तो अभी माय असेसमेंट इज कि काफी सारा कंपनियों में, एंड बायजूस इज नो एक्सेप्शन, ये बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है कि प्रॉफिट्स दिखाने का और प्रॉफिट्स कमाने का जी। जो उनका बिजनेस उस तरह कैलिब्रेटेड शायद नहीं था। तो उसके लिए उसका पेन हम देख रहा है मार्केट में, इंक्लूडिंग इन द केस ऑफ बायजूस। जी। और ये जो बायजूस का संकट है, इस संकट से लाखों छात्र, उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, अभिभावक भी परेशान हैं, छात्र भी। एक तरफ ये लग रहा है कि पैसा फंस गया, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता है। हमारे साथ ऐसी एक अभिभावक हैं, प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है कि बायजूस को आपने एक तरह से अपने बेटे की, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया, तो अभी आपको क्या लगता है, क्या आपको ये जो संकट कारोबार पर बायजूस के पड़ा है, उसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ा है। एक्चुअली क्या है, उनका जो टीचर्स के हैं वो ट्रेंड नहीं है, वो मीन्स बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर दे आर लाइक लेक्चरर, so they have to train, then they will able to teach students. हेलो जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। मीन्स वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, वो उनका पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिससे बच्चे बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनको समझने में दिक्कत होती है। जी, तो आपको लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं जो टीचर्स बायजूस ने हायर किए थे उनके स्टैंडर्ड पर भी पड़ा है। और अब गणेश जी, आप जानते हैं, आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस तरह के स्टार्टअप्स के, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आए हैं और अच्छे टीचर्स के लिए खींचतान है सभी के बीच में। तो कहीं ना कहीं बायजूस के हाथ से अच्छे टीचर्स निकले हैं इस संकट की वजह से, और जिसका असर कारोबार पर पड़ा और ज़्यादा। हाँ, दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि बहुत से स्टार्टअप आए हैं और अभी स्कूल भी खुल गए हैं और ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर भी खुल गए हैं, सो टीचर्स वहां भी जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको सैलरी बेटर मिलती है इन जनरल में, इसलिए वहां पे जाते हैं। तो इसलिए अच्छे टीचर्स को हायर करने में प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि नेचुरल जो स्टूडेंट्स सीखने का तरीका है, फेस टू फेस है, वो चाहते हैं। वो उसके कंपैरिजन में ऑनलाइन में उतना ही इफेक्टिवनेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी, गणेश जी, हमारे साथ यूजीसी की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी हैं। सुषमा जी, बायजूस का जो ये संकट है, ये छात्रों को भी सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, तो इसमें यूजीसी की क्या भूमिका बनती है? यूजीसी किस तरह से इस मामले को देख रही है? देखिए, जहां तक यूजीसी के देखने की बात है, तो यूजीसी ने अभी इसको किसी तरह से ऑफिशियली या किसी बैठक में या किसी समिति के माध्यम से टैकल नहीं किया है, क्योंकि ये संकट बायजूस का है। तो संकट यूजीसी तो नहीं डिस्कस करेगी, परंतु यूजीसी ये जरूर चाहती है कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़े। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी हिस्सा है। सो एनईपी 2020 डिड टॉक अबाउट हैविंग मोर ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात हो रही है। लेकिन बायजूस का संकट, जितना मैं समझ पा रही हूँ अभी आप लोगों ने जो चर्चा की उसके माध्यम से, और क्योंकि आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया और वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन को हम देख रहे हैं यूजीसी में, उस दृष्टि से यदि मैं देखूं तो बायजूस का जो मॉडल है, संकट का मॉडल अवश्य था। एंड कोविड वाज एन एपिडेमिक, इट वाज अ क्राइसिस। तो क्राइसिस के लिए वो आया था, परंतु वो भारतीय मानस को सूट नहीं कर पाया, या तो वो भारतीय मानस को समझ नहीं पाए। क्योंकि मैंने भी इसके बाद जानने का प्रयास किया, तब से भी जैसे बायजूस के ऐड आ रहे थे और जिस तरह से वो बढ़ रहा था, तो हमने जानने की कोशिश की। अभिभावक और बच्चे, जैसा अभी प्रियंका जी ने कहा, अभिभावक और बच्चे दोनों ही उससे संतुष्ट नहीं हुए। आप एक मशीन दे रहे हैं, उस मशीन में हो सकता है लेनोवो से उनका टाई अप हो, लेनोवो की मशीन वो दे रहे थे, और उसमें आप बाकी सब ब्लॉक कर दे रहे हैं, आप उसमें बायजूस का एक मटेरियल डाल दे रहे हैं, और वो मटेरियल भी ऐसा है, वो वीडियो फॉर्म में है। आप जानते हैं, हम जब तक गुरु के साथ इंटरेक्ट नहीं कर लेते हैं, और खास तौर पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको वो जरूरत भी होती है, तो तब तक वो क्लास बनती नहीं।
उन्होंने सुषमा जी, classroom model- मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। मेरे पास जी। अभी इतना ही समय था। निश्चित ही यूजीसी की भूमिका इसमें आनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा नई एजुकेशन नई शिक्षा नीति के तहत उसको सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो सरकार भी इस तरह के संकट और भी कंपनियों के आगे आ सकते हैं अगर कोई कंपनी एक तरह से गलत कदम उठा ले या किसी तरह के कर्ज के जाल में फंस जाए, और इसमें अल्टीमेटली अंत में नुकसान छात्रों का, उनके अभिभावकों का ही होगा। तो यूजीसी की भी भूमिका देर सवेर ऐसे मामलों में आनी चाहिए।